हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा और उत्साह के साथ पढ़िएगा। कभी निराश हताश होकर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होता है। ये बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है जो सक्सेस लोग किए हैं। दोस्तों हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन होते हैं। पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा भाई, काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आप कहिएगा कि हाँ हम लोग क्या कह रहे थे। हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। कहता है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का क्वेश्चन तात्पर्य यह है कि श्वेत प्लेग जो है उसको अन्य किस बीमारी के नाम से जानते हैं। तो मलेरिया है, प्लेग है, आंत्र ज्वर है, सभी रोग नहीं होगा, यहाँ पर क्षय रोग होगा। क्षय रोग मतलब कि टीबी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो श्वेत प्लेग कहते हैं क्षय रोग को, यानी टीबी को। दोस्तों याद रखिएगा, जो टीबी है, टीबी जो है इसका जो कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस। दोस्तों ये बैसिलस का मतलब ही होता है कि जीवाणु। तो कौन जो टीबी बीमारी होती है या क्षय रोग होती है, वो किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। तो याद रखिए उस जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस। दोस्तों टीबी के इलाज में एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है डॉट्स, और डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स। याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स याद रखिएगा। और याद रखिएगा मेरे भाई कि इसके लिए जो है एक बात और याद रखिएगा, भारत सरकार जो है टीबी को उन्मूलन के लिए निक्षय योजना चला रहा है। निक्षय, क्षय मतलब क्या हो गया? टीबी रोग, और निक्षय उसको खत्म कर देना। तो निक्षय योजना का संबंध किससे है? तो टीबी उन्मूलन से। और ये भी दरोगा में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना मेरे भाई कि टीबी के जीवाणु की खोज, टीबी के जीवाणु के खोज, टीबी के जीवाणु की खोज याद रखिएगा किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच। इसको भी याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, इससे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये परीक्षाओं के लिए, कि मतलब निक्षय योजना तो हो गया, टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा। और टीबी की जांच के लिए एक मॉन्टेक्स जांच होती है, याद रखिएगा मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। ये टीबी की जांच के लिए, ये भी दरोगा में पूछ चुका है, डायरेक्ट नहीं पूछा है लेकिन आपसे पूछा है 2-3 टेस्ट को मिलाकर। तो याद रखिएगा जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो टीबी की जांच के लिए होता है। और भारत सरकार ने टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है। ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बिडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है, तो याद रखिएगा जो बिडाल टेस्ट है वो टाइफाइड की जांच के लिए होता है। तो ये भी सब प्रश्न जो है आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये सब जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मलेरिया रोग होते हैं वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखिएगा मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अगर आपको पूछ दे कि मलेरिया को भारत सरकार कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो क्या मारोगे यार? तो याद रखिएगा मलेरिया को, अच्छा पॉज किए हैं। मलेरिया रोग जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सब आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा दोस्त कि मलेरिया को भारत सरकार जो है कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अगर पूछेगा फाइलेरिया को कहते हैं हाथी पांव। फाइलेरिया को क्या कहते हैं? हाथी पांव। पैर पूरा सूज के हाथी जैसा हो जाता है, तो
तो फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया को कौन सा बीमारी कहते हैं? हाथी पांव। और इसको भारत सरकार ने कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आपसे पूछ दे कि फाइलेरिया जो है किस मच्छर के काटने के कारण होता है, तो याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है। ये सचिवालय सहायक सेकंड वाला में पूछा था। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कहता है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। बताइए क्या होगा भाई? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बताइए किस में ये कहा गया। आप आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा न्यू पैटर्न है, याद रखिएगा क्या होगा इसमें आंसर। तो इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 326। आपको पता है सर कि पहले मतदान देने की जो आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। तो याद रखिएगा जो तारकुंडे समिति रहा, कौन समिति? तारकुंडे समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे समिति आया, याद रखिएगा तारकुंडे समिति जो है, याद रखिएगा इसने सिफारिश किया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए। तारकुंडे समिति का सिफारिश के आधार पर क्या किया गया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में क्या हो सके? भागीदारी दे सके, चुनाव दे सके, ताकि वोटिंग का परसेंटेज क्या हो? अप हो जाए। तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष के आयु को वयस्क माना गया और उसको मत देने का अधिकार दिया गया। इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में। तो जाहिर सी बात है कि जो 61वां संविधान संशोधन आया था इसमें यह कहा गया था कि मतदान की आयु कितना कर दी जाए? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन में, याद रखिएगा। और 61वां संविधान संशोधन कब आया? 1989 में। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो राजीव गांधी थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो याद रखिएगा। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अच्छा, एक चीज और बता दें इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अनुच्छेद 324 में याद रखिएगा कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में है। निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में है अनुच्छेद 324। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अब जो है अनुच्छेद 325 में क्या है कि बिना जाति, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादि के भेदभाव किए बिना सबको वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है। यानी कि बिना भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। बिना भेदभाव के सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। सबको वोटिंग का अधिकार है भाई साहब, लोकतंत्र है। ठीक है, वोट हमारा जो है सबसे बड़ा हथियार है, वोटिंग अधिकार है। अनुच्छेद जो है आपको अनुच्छेद 326 बता ही दिए, किसके लेकर है? वयस्क मताधिकार को लेकर है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा एक और बात कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगर पूछ देगा कि महिला, तो महिला में क्या हो जाएगा? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्त बीएस रमाबाई। तो ये भी काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सेज, ये दरोगा में पूछ चुका है सर। ठीक है, आप जहां सोचते नहीं हो वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून कब लागू हुआ? 2000, 2005, 2006, 2004। बताइए क्या होगा इसका जो आंसर? देखो इसका जो लागू पूछ रहा है ना,
लागू होगा 2006 में। याद रखिएगा जो सेज कानून है, सेज को हम लोग कहते हैं सेज एक्ट, ठीक है। स्पेशल, याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और ये जो कानून आया, नीति अगर पूछेगा कि सेज नीति कब आया तो 2000 में। एक एक चीज आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और याद रखिएगा सेज कानून यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ये आया 2005 में। और ये लागू कब हुआ मेरे भाई? ये लागू हुआ 2006 में। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सेज कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आपको सरकार जो है बहुत सारी व्यवस्था करेगी, जैसे आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का ये व्यवस्था रहेगा, सड़कें अच्छा होंगी। आपको कोई भी कंपनी अगर इस एरिया में, अगर विदेशी कंपनी अगर व्यापार करता है या बिजनेस लगाता है तो उसको टैक्स में भी छूट देगी। तो बहुत सारी सुविधा दिए जाते हैं ताकि जो है विदेशी कंपनियां आकर्षित हो और इस क्षेत्र में आकर अपना निवेश करे, व्यापार लगाए, इससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप पूछेगा आपसे कि जो सेज है वो किस देश के आधारित है, वो किस देश से भारत ने मतलब उसको फॉलो किया है, वो किस देश से लिया है, तो किस देश से लिया है तो याद रखिएगा चाइना। चाइना में ये सबसे पहला सेज नीति आया था और उसके बाद भारत ने इसको क्या किया सर? फॉलो किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेज नीति 2000 में, सेज एक्ट 5 में और लागू 2006 में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो याद रखिएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान देना है। चलिए आगे। कहता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 21 मार्च, 22 मार्च, 2 फरवरी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 16 सितंबर। तो याद रखिएगा 21 मार्च को क्या मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्त? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। याद रखिएगा मेरे भाई, आपको ये अब पकड़ना है कि ओजोन दिवस। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि जो पहला जो मंडल है क्षोभ मंडल, कौन है? क्षोभ मंडल। और याद रखिएगा जो क्षोभ मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर में क्या होते हैं? समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर में कौन होता है? समताप मंडल होता है। और इसी समताप मंडल में अच्छा दोस्तों एक याद रखिएगा कि यहां से विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है याद रखिएगा 18 किलोमीटर है। और याद रखिएगा ध्रुवों से है, याद रखिएगा ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर है। तो टोटल कितना हो गया? 26 किलोमीटर। तो औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल कितना होगा? तो जानते हो ना कि औसत ऊंचाई में आपको 2 है यहाँ पर विषुवत रेखा ध्रुवों को, तो 26 को 2 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। यानी कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। और जितना भी मौसमी गतिविधियां होती है जैसे कि बारिश, तूफान, चक्रवात, ये सभी कहां पर होती हैं? तो मौसमी गतिविधियां जो होती हैं दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और याद रखिएगा यहां से 18 से 50 किलोमीटर के बीच में, 1850 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है। और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसी समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। और ये ओजोन परत जो आते हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई भाई, तो याद रखिएगा डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा। यानी कि हम जो हैं, अगर हम पुरुष हैं तो हो सकता है हमारे आने वाला जनरेशन हमसे कुत्ता या बिल्ली पैदा हो जाए। याद रखिएगा डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन हो जाते हैं। तो और त्वचा कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक किरण है जिसको ओजोन परत एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। और इस ओजोन परत को बचाने के लिए मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इस ओजोन परत को बचाने के लिए
एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, याद रखिएगा। ओजोन परत को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था मेरे भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब आया था? 1987 में। इसको याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक है। और मॉन्ट्रियल कहां पर है, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल है कनाडा में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो विश्व में जो ओजोन परत में जो छेद होते जा रहे हैं उसको कम करने के लिए विश्व के सभी देशों ने क्या किया है? समझौता किया था 1987 में। ये लागू कब हुआ? तो 1989 में। और मॉन्ट्रियल एक कहाँ जगह है? कनाडा में। तो इतना सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। और ओजोन परत को कौन सा जो है रसायन उसको नष्ट कर रहा है? CFC। CFC का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? तो इसको याद रखिएगा, ये जो CFC है ये आपको फ्रिज से निकलता है। जो फ्रिज है आपका एयर कंडीशन से निकलता है और जेट वायुयान से निकलता है। और ये सभी जो है आपको क्या करते हैं? ये सभी आपको ओजोन परत को नष्ट करते हैं। तो जितना आरामदायक चीज हम बनाते जा रहे हैं वो हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सभी चीजें परीक्षाओं के लिए आपका जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक दोस्ती किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सर जी आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। पता है सर कि सबसे पहले अगर आदमी का दोस्ती होता है तो सबसे पहले खराब आदमी से ही दोस्ती होता है। तो उसी तरीके से जो ब्लड है, हमारा ब्लड है आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कणिका। और लाल रक्त कणिका याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका जिसको हम लोग रेड ब्लड कर्पसल्स कहते हैं, ये जो लाल रक्त कणिका यानी रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करने में उतना सक्षम नहीं होता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको शरीर के हर एक कोशिकाओं तो क्या करता है? पहुंचाता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की जो सबसे अच्छा दोस्ती होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन को सबसे पहले किससे दोस्ती होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सबसे पहले वह कार्बन मोनोऑक्साइड को खोजता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा अच्छा दोस्ती किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद होती है ऑक्सीजन से और उसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सबसे पहले वह कार्बन मोनोऑक्साइड को खोजता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिला तब वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता या दोस्ती किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसलिए नहीं देखते हो मार्केट में जाते हो तो सबसे पहला जो दोस्ती होता है कोई खराबी आदमी से हो जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज जो है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आप जानते हैं बहुत विषैला गैस है, याद रखिएगा इसको इंपॉर्टेंटली है। आगे, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। बताइए क्या होगा इसका जो आंसर होगा? सर लाला लाजपत राय होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर कि गोपाल कृष्ण गोखले क्यों नहीं? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ना सर, वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन हमने क्या पूछा है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय याद रखिएगा इनकी एक बहुत ही फेमस पत्रिका है अनहैप्पी इंडिया। याद रखिएगा ये किसने लिखा है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय का। इनको क्या कहा जाता था? पंजाब का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब का शेर कहा जाता था। और जब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। तो ये सब जान लीजिए। और महात्मा गांधी की कुछ पत्र पत्रिकाओं को याद रख लेना मेरे भाई। हरिजन, नवजीवन,
याद रखिएगा, ये सभी इनकी पत्रिका है, हरिजन, नवजीवन, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, उनका नाम है हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज। और एक और पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन इनकी पत्रिका थी, और हिंद स्वराज इनकी पुस्तक थी। और हिंद स्वराज वो कब लिखे, ये भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जब वो दक्षिण मतलब लंदन से वापस, इंग्लैंड से वापस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, तो रास्ते में जहाज पर उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, हिंद स्वराज। तो ये सभी दरोगा में आपका आए हुए हैं, हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे, कौन से जेल में, अहमदनगर जेल में बंद थे, और अहमदनगर जेल में ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने कहां लिखा था, तो क्या मारिएगा सर, अहमदनगर जेल, महाराष्ट्र। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि मैं वायसराय पद से सेवानिवृत्त है, ये किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि मैं वायसराय पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना चाहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखो, मार्केट के हम लोग घिसा पीटा क्वेश्चन आपके पास लाने का प्रयास नहीं करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का मकसद ये है कि अच्छा क्वेश्चन आपको ला कर दे, ताकि आपका नॉलेज में विकास हो। तो कि ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि मैं वायसराय पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना चाहूंगा। सर एक बात जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ ध्यान नहीं दिए जाते हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कर्जन, विलियम बेंटिक, क्या होगा इसमें, बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये बात बोला था कर्जन, ये बहुत, और याद रख लेना मेरे भाई, ये जो कर्जन साहब हैं, ये बीपीएससी और दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको पता नहीं कहां से एग्जामिनर पकड़ लेता है मेरे भाई, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको याद रखिएगा। और देखिए क्या है कि आपको पता है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, वो 19 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। किसके समय लागू हुआ था दोस्त, कर्जन के समय, कर्जन के समय। और कर्जन के शासनकाल को आयोगों एवं समितियों का कार्यकाल कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे आयोग बने, आयोग एवं समिति का कार्यकाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल को आयोगों एवं समितियों का कार्यकाल कहा जाता है, तो कर्जन को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, दरोगा में यहां से एक प्रश्न हमेशा आ जाता है, अगर पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किसके समय बना, भारतीय, याद रख लेना इसको, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा टॉमस रैले, याद रखिएगा टॉमस रैले बने थे, याद रख लेना इसको। और ये दरोगा में दूसरा वाला पूछा है, भारतीय पुलिस आयोग, ठीक है, भारतीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेजर, याद रखिएगा भारतीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रेजर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा में मेरे भाई, ठीक है। तीसरा जो है, याद रखिएगा रेलवे आयोग बना इसके समय, और रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्त, तो याद रखिएगा रॉबर्टसन थे। ये सभी कर्जन के समय बनने वाले आयोग थे, क्योंकि पहले ही बोले थे कि ये आयोगों और समिति वाला कार्यकाल वाला गवर्नर जनरल था। और चौथा जो है, याद रखिएगा सिंचाई आयोग, ये सभी याद कर लीजिएगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैनक्रिफ, कौन थे, मैनक्रिफ। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग लाने का वही प्रयास करें जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है दोस्तों। और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए बीच बीच में यार, ठीक है, इससे हमारा भी हौसला बुलंद होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विलियम बेंटिक है ये, और विलियम बेंटिक ने, याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया। तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने किया, कब, 1829 में। और दरोगा का ही क्वेश्चन है सर कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, लेकिन किसके प्रयास से किया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ठगी प्रथा का अंत किया था स्लीमैन ने, और स्लीमैन ने यह ठगी प्रथा का अंत किसके समय किया, तो विलियम बेंटिक के समय किया।
लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया था, तो आपको पता ही है कि हड़प नीति क्या था, ठीक है। और दूसरा कैनिंग ने भी क्या लाया था, तो यहाँ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा, ये किसके समय आया, कैनिंग के समय, मतलब लागू किसके समय हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो कैनिंग के समय हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल हम लोग जल्द सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से 1-2 प्रश्न परीक्षाओं में आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि जर्मन सिल्वर है, ये सितंबर नहीं है, ठीक है याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर। कहता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं है, निकेल, तांबा, जस्ता, चांदी, क्या होगा इसमें बताइए याद रखिएगा, इसमें जो होगा सिल्वर, याद रखिएगा चांदी नहीं होता है। देखिए कॉपर, जस्ता और निकेल ये होते हैं जर्मन सिल्वर में, यानी कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता, निकेल होते हैं, लेकिन चांदी यानी सिल्वर ही नहीं होता है। तो आपको याद रखिएगा हमेशा एक दिमाग में कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर या चांदी नहीं होता है। याद रखिएगा मिश्र धातु से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, याद रखिएगा, हम लोग उसका भी सीरीज चालू करने वाले हैं। निम्नलिखित में से महान्यवादी के बारे में क्या सही नहीं है, फ्लैट क्वेश्चन नहीं याद करना है मेरे भाई, और कभी भी वन लाइनर पे नहीं जाना है, थोड़ा किताब पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करना है ताकि सिलेक्शन लेना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कौन सा महान्यवादी के बारे में क्या सही नहीं है, तो पहला है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। वह ऐसा पारिश्रमिक है, मेहनताना जिसको कहते हैं पारिश्रमिक, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। उसकी वही योग्यता होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होता है। वो भारत सरकार का सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है। इसमें क्या होगा सर बताइए, इसमें आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा पहला वाला आंसर गलत है, पहला वाला क्वेश्चन गलत है, याद रख लेना है। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है, वो उच्च न्यायालय में भी क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। क्योंकि भारत, देखो एक चीज जान लो कि अनुच्छेद जो है आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सिफारिश पर करता है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, पहला बात याद रखिएगा। और जो महान्यवादी होते हैं उनका कार्यकाल, तो देखो संविधान में कहीं भी महान्यवादी के कार्यकाल का वर्णन नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्रसाद से वो पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और वो भारत के चूंकि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं, तो भारत सरकार के लिए वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का उनको अधिकार है। वो याद रखिएगा वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में सुनवाई कर सकते हैं, दोनों में जाकर भारत सरकार की बातों को रख सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला वाला ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई ये संसद में आपको पता है ना कि संसद का वर्णन किसमें है, 79 में। तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये दोनों में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि महान्यवादी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, राय दे सकते हैं, पर मतदान नहीं कर सकते हैं, महान्यवादी। क्योंकि वह लोकसभा और राज्यसभा किसी का वो मेंबर नहीं होते हैं। तो बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, पर मतदान नहीं कर सकते हैं।
ये किस आर्टिकल में है इसका वर्णन सर? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन है। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे, तो प्रथम महान्यवादी कौन थे भारत के? तो याद रखिएगा एमसी सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे दोस्तों? एमसी सीतलवाड़। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अभी महान्यवादी कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में महान्यवादी अभी कौन है भारत के। आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? अनोखी विशेषता किसने कहा था? जी ऑस्टिन, केटी शाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और टी कृष्णाचारी। बताइए इसमें क्या होगा? याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहे थे, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह अनोखी विशेषता कहकर इसकी मतलब इसकी विशेषता को बारे में बताए थे। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है और कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। और इनको कहां से लिया गया है दोस्तों? तो इनको लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। अब यहां पे आइए, नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा बोले थे। नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा किसने बोला था दोस्त? तो याद रखिएगा जी ऑस्टिन ने बोला था। इनको याद रखिएगा, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे, तो याद रखिएगा। केटी शाह ने क्या बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर है। जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर है। बैंक के इच्छा पर निर्भर है। क्यों कहा गया था ऐसा? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने या नहीं करने का कोई मतलब दबाव नहीं है राज्य सरकार पर। लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। ये किसने बोला था? केटी शाह ने। और हमारे अंबेडकर साहब ने क्या बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का अनोखी विशेषता कहकर समझाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में आते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40। क्या होगा इसमें दोस्त? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब होता है कि भारत सरकार जो है अपने देश की जनता के कल्याण के लिए मैक्सिमम काम करेगा। और इसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद 38। जितना भी आप योजना देखते हो, मनरेगा देखते हो, नारी नमन योजना जो अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, लाडली बहन योजना चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये सभी क्या है? ये सभी, चाहे प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान योजना, तो ये सभी क्या है? लोक कल्याण का काम कर रहे हैं भारत सरकार। और इसी में ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा घाटे की बजट पेश करते हैं। हमारा जो हमेशा घाटे का बजट पेश होता है, क्यों? क्योंकि हम जो है लोक कल्याण के कामों में खर्चा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 40 में क्या है बॉस? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायत। और ये दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 37 से क्या समझते हैं। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है कहने का मतलब है कि राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करे या न करे, ये उसके इच्छा पर है। आप जबरदस्ती उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जाकर उसको लागू नहीं करवा सकते। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 37 में। और ये दरोगा के ईएसआई के एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा, ईएसआई दरोगा में पूछ चुका है। आगे आते हैं, विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 117, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। किस में है बताइए दोस्तों? इसका वर्णन अनुच्छेद 114 में। अच्छा, ये विनियोग विधेयक को हम लोग कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल।
अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है दोस्तों, और ये अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक क्या होता है, याद रखिएगा कि जो संचित निधि होता है, याद रखिएगा जो भारत का संचित निधि होता है, जिसमें भारत सरकार का पैसा हमारा जो जमा होता है, जो भी टैक्स है उसका पैसा किसमें जमा होता है, संचित निधि में। तो भारत का जो संचित निधि है, हमारा खजाना है, जनता का पैसा है भाई साहब, हमारा जो देश का खजाना है। तो भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है, और संचित निधि का हेड या संरक्षक कौन होता है, संसद। तो सरकार जो है जब भी संचित निधि से पैसा डिमांड करेगी तो संसद के सामने उसे कौन सा बिल पेश करना होगा, विनियोग विधेयक या बिल पेश करना होगा, और विनियोग विधेयक पेश करने के बाद ही संचित निधि से संसद पैसा निकालने का अनुमति देगी। तो याद रखिएगा विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 114। और जब भी संचित निधि से पैसा निकालना होगा तो सरकार को क्या पेश करना होगा, विनियोग विधेयक पेश करना होगा। और संचित निधि का वर्णन संविधान का किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 266 में। और संचित निधि का हेड कौन होता है, तो संसद होता है। एक होते हैं भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, और भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन जो है वो आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल में है दोस्त, तो याद रखिएगा 267। और आकस्मिक निधि का संरक्षक का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। चूंकि संचित निधि से पैसा निकालना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विनियोग विधेयक पेश करना होगा। अब मान लो कल बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, हमको सरकार को तुरंत पैसा चाहिए, तो इसमें तो प्रक्रिया है, तो उसको जल्दी पैसा चाहिए, तो आकस्मिक निधि से पैसा वो निकाल लेता है राष्ट्रपति की अनुमति से, इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 117 में क्या है सर, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। वित्त ये दरोगा में पूछ चुका है, याद रखिएगा वित्त विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो 117 में है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 इसमें धन विधेयक यानी मनी बिल की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी कि धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। याद रखिएगा धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन 109 में। और धन विधेयक की परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 110 में, अनुच्छेद 110 में। ये सब याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को किसने रद्दी का टोकरी कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, हम पहले ही बता दिए कि वैसे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी यूनिक हो और काफी संभावना रहेगा ये सब प्रश्न को आने का। कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को किसने रद्दी का टोकरी कहा, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, श्री स्वामी अय्यर। क्या होगा बताइए, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री स्वामी अय्यर। आपको पता है सर कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, भारत में मुंबई पहुंचा 1928 में, और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1930 में। और याद रखिएगा साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, और इसका हेड कौन थे, जॉन साइमन थे, जॉन साइमन थे। और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसके सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसको द व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और जब इसने रिपोर्ट पेश किया तो याद रखिएगा श्री स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ी कहकर संबोधित किया। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो याद रखिएगा इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। और लाहौर में जब विरोध कर रहे थे, लाहौर में जब इसका विरोध हो रहा था, तो याद रखिएगा जो स्टॉप का आदेश, और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे, याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय स्टॉक जो था वहां का सीनियर एसएसपी था लाहौर का, वो लाठी चार्ज का आदेश देता है। और सैंडर्स लाठी चार्ज, वहां का एएसपी रहता है सैंडर्स, और वहां पे लाठी चार्ज में वो खुद लाठी चार्ज में सैंडर्स लाठी चार्ज करता है या आदेश देता है स्टॉक, और लाठी चार्ज कौन करता है, सैंडर्स, याद रखिएगा। और सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, चोट लग जाती है, कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ये बोलते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी का एक एक चोट अंग्रेजों के लिए ताबूत का कील साबित होगा, क्योंकि वो काफी नाराज हो गए थे। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाता है किसके द्वारा, आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। उसमें कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, याद रखिएगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, याद रखिएगा राजगुरु थे, राजगुरु थे।
और याद रखिएगा जय गोपाल थे। और जय गोपाल जो थे, मारना था स्टॉक को, लेकिन स्टॉक को क्या कर दिया, स्टॉक के बदले वो स्टॉक को सैंडर्स समझ बैठे और सैंडर्स पर गोली चलाया। तो याद रखिएगा जय गोपाल ने स्टॉक को गलती से क्या समझ गए, सैंडर्स, और इस तरीके से कांड हुआ। हम लोग आगे विशेष रूप से इसको जानेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे जो है, कॉम्युनल अवार्ड कब आया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 16 अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 अगस्त 1932। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें तोड़कर, यानी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का नीति अपना लिए थे और वो बांटने में लगे हुए थे। गांधी जी, आपको पता है कि 1932 में गांधी जी जो थे वो कहां पर थे, याद रखिएगा यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में। और इधर जो है कॉम्युनल अवार्ड ला दिया गया, याद रखिएगा अंग्रेजों के द्वारा कॉम्युनल अवार्ड लाया गया। कॉम्युनल अवार्ड जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड साहब लाए थे, और इसमें पहली बार अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। पूछता है कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात जो है अछूतों के लिए किसमें कहा गया था, कॉम्युनल अवार्ड में, यानी कि एक क्षेत्र में केवल दलित ही वोटर्स होंगे और दलित ही प्रत्याशी होंगे। बताइए कितना अंग्रेजों की गलत नीति था। तो याद रखिएगा अछूतों के लिए। और गांधी जी जब को पता चला तो गांधी जी जो है पहली बार जो है, याद रखिएगा, आमरण अनशन का प्रयोग किए थे। तो गांधी जी जो है पहली बार आमरण अनशन का प्रयोग कौन से अवार्ड में किए थे, कम्युनल अवार्ड में। ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अंततः क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड के चलते, याद रखिएगा, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। और कम्युनल अवार्ड कब आया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को आया था। अब इसके खिलाफ गांधी जी काफी गुस्सा हो गए। तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ, याद रखिएगा। और इसमें कहा गया कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें जो अनुसूचित जनजातियों को जो सीटों का रिजर्वेशन था उसको 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। और जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी अछूतों के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कौन से पैक्ट के तहत कम्युनल अवार्ड की बातों को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा किसके तहत, तो पूना पैक्ट के तहत। ये दोनों डेट आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। अगर पूछेगा कि पूना पैक्ट को कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो मदन मोहन मालवीय और याद रखिएगा राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस देश के बीच चलती है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर होगा जो आपको याद रखिएगा बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और एक और एक्सप्रेस है भाई साहब, मिताली एक्सप्रेस। ये 3 एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। एकदम घोर के पी जाइएगा भाई साहब, बीच बीच में थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, अच्छा लग रहा हो तो। आइए आगे आते हैं। कौन सी रिपोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट का सेक्शन है और चर्चा का विषय बना हुआ था। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर है, ये अडानी ग्रुप के शेयरों, इसको याद रखिएगा, शेयरों। कहता है कि कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, मार्क हिडन, बेंगरिस रिपोर्ट, हिडन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइएगा। इसका होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये बहुत चर्चा में था दोस्तों। आपको पता है कि दुनिया के 10 टॉप बिजनेस कंपनियों की सूची में अडानी ग्रुप की कंपनी आ गई थी। और हिडनबर्ग का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि ये जो पैसा अडानी ग्रुप के पास है, ये पैसा जो है आपको मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया गया है, यानी कि पैसों को। रिपोर्ट मतलब कहता है कि ये जो है, ये रिपोर्ट आया जिस रिपोर्ट में बताया कि पैसा को, मतलब इसमें शेयरों को क्या कर दिया गया, ओवर रेटेड कर दिया गया। ये हम नहीं कर रहे,
भाई साहब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमको कोई ब्लेम उलेम मत कीजिएगा। ये जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट किया गया है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो शेयर धारक थे, जो अडानी ग्रुप के इस कंपनी का शेयर लिए हुए थे, उन्होंने अपने शेयर को खींचना शुरू कर दिया, जिससे गौतम अडानी दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए उनको। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसने, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित है ये रिपोर्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं कि भारत में कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। एकदम से आंख मूंद कर मारिएगा, गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। दोस्तों को पता होना चाहिए कि जो है गुजरात, ये है गुजरात में और महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और इधर में मालवा का पठार, ये तीन क्षेत्रों में, इन तीन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है मेरे भाई, ये इससे कपास की खेती के लिए क्या होता है, काफी उपयोगी होता है। तो भारत में कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अभी प्रथम हो गया है? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य? गुजरात। और काली मिट्टी का बेल्ट है गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा का पठार। और काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है कि मानव विकास सूचकांक के 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 132, 135, 150, 140, क्या होगा बताइए? मानव विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? तो 132। दोस्तों सचिवालय में इस बार जो 5 तारीख को पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया। दोस्त ये सभी परीक्षा जो बिहार के होते हैं, उसमें चाहे किसी भी राज्य में होते हैं, काफी मानव विकास सूचकांक जो है, याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक जो है 2000, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। और याद रखिएगा, और इसमें सहायक की भूमिका कौन निभाए थे? तो भारत के अर्थशास्त्र नोबेल विजेता थे अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन साहब ने इसमें सहायक की भूमिका निभाए थे। और याद रखिएगा पहली बार मानव विकास सूचकांक कब बनाया गया था? 1990 में। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है बॉस? तो यूएनडीपी जारी करता है। और याद रखिएगा यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? 1990, याद रखिएगा। और बाहर अगर पूछेगा कि 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो याद रखिएगा 2022 में भारत का स्थान था 150। तो ये थोड़ा सा डाटा को याद कर लेना मेरे भाई, मानव विकास सूचकांक के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न विजेता, परमवीर चक्र विजेता, पद्म भूषण विजेता, क्या होगा इसमें? जो आंसर होगा याद रखिएगा परमवीर चक्र विजेता के नाम पर ऐसा किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। कहता है कि वर्तमान में स्विस फॉर्म आईक्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में स्विस फॉर्म आईक्यू ईयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? चाड, इराक, पाकिस्तान, भारत, क्या होगा? देखिए इसमें जो होगा, इसमें होगा चाड। चाड जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और भारत का स्थान क्या है? 8वां। और इसको जारी किसने किया है? स्विस फॉर्म आईक्यू ने। स्विस फॉर्म आईक्यू ने क्या किया है? इसको जारी किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज आप जान लो कि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस कौन है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
और पूछेगा कि सबसे विषैला वायु प्रदूषक गैस, सबसे विषैला जो है वायु प्रदूषक गैस कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्रैकिंग गैस मतलब इतना पावरफुल होता है कि ये चट्टानों में छेद कर सकता है, इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। सबसे विषैला, अगर पूछे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे विषैला वायु प्रदूषक गैस कौन है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी वायु प्रदूषक गैस है। मीथेन भी क्या है? वायु प्रदूषक गैस है, याद रखिएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा गैस जो है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो वाहनों के अपूर्ण दहन से, वाहनों के अपूर्ण दहन से। जब वाहन में ईंधन का जब पूरी तरीके से दहन नहीं होता तो याद रखिएगा कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे विषैला वायु प्रदूषक गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ये सभी क्या है? वायु प्रदूषक गैस है। ये पूछे जाते हैं ध्यान पूर्वक। अच्छा, एक चीज और, वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था? वायु प्रदूषण जो है रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा ये आया था 1981 में। दोस्तों जो है वायु प्रदूषण के लिए दो टर्म याद कीजिएगा, PM 2.5 और PM 10। और ये PM का क्या मतलब होता है? पार्टिकुलेटेड मैटर। याद रखिएगा पार्टिकुलेटेड मैटर, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कौन से निम्न में से कौन प्रथम तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तीसरे में भाग नहीं लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। क्या होगा इसमें? देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा दोस्त, जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक हुए थे 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। जो दूसरा गोल, देखिए जो अंबेडकर साहब थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो प्रथम 2 में भाग लिए थे, लेकिन तीसरा में भाग नहीं लिए थे। और याद रखिएगा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, उसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, याद रखिएगा। और कौन सा जहाज से वो लंदन गए थे? तो SS राजपूताना जहाज से गए थे, SS राजपूताना जहाज से गए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। इनके साथ कौन कौन गए थे और कौन कौन गए थे ये भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय गए थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। महिला में एक गई थी फेमस महिला, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू गई थी, याद रखिएगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, अंबेडकर साहब। ठीक है, अंबेडकर साहब गए थे और जिन्ना साहब भी गए थे, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते, किस जहाज से गए थे? तो याद रखिएगा राजपूताना जहाज से वो लंदन गए थे गांधी जी। तो याद रखिएगा इसमें। आगे कहता है कि क्या सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से दरोगा में एक क्वेश्चन आया हुआ भाई साहब। प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेंस। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? प्लैंक। और फोटोन शब्द कौन दिया? आइंस्टीन। इसमें से क्या होगा? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है आपका क्या? डी नंबर। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये दरोगा में आया हुआ प्रश्न है भाई साहब, याद रखिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक। और फोटोन शब्द जो था ये लुईस साहब दिए थे, लुईस साहब। ठीक है, और अगर पूछेगा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत दिए थे ये दिए थे न्यूटन साहब, याद रखिएगा। ये दिए थे आइंस्टीन। कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ फोटोन शब्द दे रहा है इसलिए गलत है। फोटोन शब्द किसने दिया था? लुईस। प्रकाश जो है
छोटे छोटे फोटोन के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ये बात बताए थे कौन? आइंस्टीन। और फोटोन शब्द किसने दिया था? लुइस। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1:23 होगा। कहता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो है ये कच्छ है। सड़क करल लिखा गया है, याद रखिएगा। कच्छ, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर। क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन होगा? ठीक है, कच्छ। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा मेरे भाई, कलेजा बड़ा। कौन सा बड़ा? कलेजा बड़ा। कलेजा बड़ा में क से क्या होगा? कच्छ। यानी सबसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ। लेह से क्या हो जाएगा? लेह। लेह से क्या हो जाएगा? लेह। और जा से क्या हो जाएगा? जैसलमेर। यानी कि तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बाड़मेर, बड़ा से क्या हो जाएगा? बाड़मेर। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जिले हैं। पहला है कच्छ, दूसरा है लेह और तीसरा जैसलमेर, बाड़मेर। ये ट्रिक याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? कलेजा बड़ा। ठीक है, और ये बीपीएससी में आया भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला में आते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से सबसे ज्यादा लगती है सर? ठीक है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा असम होगा। आपको पता होना चाहिए सर कि अगर थोड़ा सा अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो याद रखिएगा यहां पर क्या है? भूटान। और भूटान से टच करने वाले भारतीय राज्य कौन है? तो याद रखिएगा सिक्किम है, सिक्किम। फिर उसके बाद क्या है? असम। और उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और याद रखिएगा, और नीचे जो पश्चिम बंगाल का एरिया है ये भी सटता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा किससे टच करता है, तो भूटान की सीमा असम से। और ये भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है कि कौन सी जीव में रक्त नहीं होते हैं किंतु वो सांस ले सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना है? हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। क्या होगा इसमें? बताइए। इसमें जो आंसर होगा, इसमें आंसर होगा हाइड्रा। आपको पता है सर कि हमारे बॉडी में, याद रखिएगा, आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब ये तो इसमें ब्लड है ही नहीं, हीमोग्लोबिन कहां से होगा? तो आखिर उसमें जो है वो कैसे उसके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा? तो ये जो पानी लेते हैं जल का विसरण से, जल के माध्यम से इनके बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होगा। इसीलिए याद रखिएगा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है फिर भी वो सांस लेता है। याद रखिएगा उसका नाम क्या है? हाइड्रा है। और हाइड्रा में एक गुण और होता है मेरे बाबू, इसमें अमरत्व का गुण होता है, यानी कि जल्दी मरता नहीं है, यानी कि इसमें रीजनरेशन करने के इसके बॉडीज में पावर है। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि हमारे शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता रखता है, पुनरुत्थान की क्षमता रखता है? क्या होगा? लीवर। हमारे बॉडी में जो लीवर है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रीजनरेशन का पावर रखता है। देखते हो किसी का 75-80% भी लीवर खराब हो जाता है फिर भी वो जिंदा रहता है, याद रखिएगा। और सबसे कम रीजनरेशन पावर हमारे शरीर के किस अंग में होती है? मस्तिष्क में। एक बार चोट लग गया जम के तो बहुत मुश्किल ही चांस होता है। तो सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें होता है? याद रखिएगा सबसे कम रीजनरेशन पावर ब्रेन में होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरीके से हम लोग का 25 क्वेश्चन के आंसर्स को आज हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मन लगा के पढ़िए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड नाइट।